हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हिस्ट्री के एग्जाम 29 मार्च को है। जो इसमें मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। वो हमारे चैप्टर 3 के है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये चैप्टर आपका लगभग महाभारत पर आधारित है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो 100% आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैं 6 से 7 क्वेश्चन आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला इस चैप्टर में से। तो ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर की वीडियोस लाऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें से लगभग क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएंगे। तो इनमें से मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, क्यों? तो इसके कई रीजन है। देखो, पहले हमें समझना होगा गतिशील ग्रंथ क्या है। हमारा संविधान भी एक गतिशील ग्रंथ है, एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं, हमने 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। ऐसे एक गतिशील ग्रंथ का मतलब होता है एक ऐसा ग्रंथ जो हमेशा गति में रहता है, जो हमेशा मूवमेंट में रहता है, यानी जो कभी रुकता नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता। तो हमारा महाभारत एक ऐसा ही ग्रंथ है जो कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो इसके मैं उदाहरण देता हूँ क्यों उसे एक गतिशील ग्रंथ कहे। तो देखो, पहला तो भिन्न भिन्न भाषाएं। हमारे जो महाभारत है उसे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, किसी एक भाषा में ना लिखकर अनेक भाषाओं में उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सेकंड पॉइंट है अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां। महाभारत में अलग अलग क्षेत्रों के बारे में लिखा गया है, जैसे कि एक हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बारे में है, गुजरात की द्वारका नगरी के बारे में है। और थर्ड पॉइंट है जैसे कि अनेक पुनर्व्याख्या, यानी एक मूल कथा होती है उसकी बहुत सारी पुनर्व्याख्याएं की गई है, यानी बहुत बार उसे अलग अलग तरीके से लिखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है मूर्तिकला और चित्र। मूर्तिकला और चित्र का मतलब क्या है कि उसे मूर्तिकला और चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि आपने वो द्रौपदी जी का चीर हरण देखा होगा, उसे एक मूर्तिकला द्वारा कितना प्यारे तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही नाटक और नृत्य कला, नाटक द्वारा भी महाभारत को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स है, बहुत छोटे छोटे। इन्हीं पॉइंट्स को आप याद कर लो, लेकिन लिखना इतना नहीं है, सिर्फ याद रखना। इसे कैसे डिफाइन करोगे आप? भिन्न भिन्न भाषाओं, यानी महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। सेंटेंस पूरा होना चाहिए तभी नंबर मिलेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में सिर्फ याद करने के लिए, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिख दिया। अब इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? महाभारत को नाटक और नृत्य कलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता रहा है। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मेन है, 4 वर्ण। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, 4 वर्णों की ओनली जीविकाएं लिखी है। पूरा क्वेश्चन क्या आएगा? धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों में हमारे 4 वर्णों की कौन कौन सी जीविकाएं तय की गई हैं, स्पष्ट कीजिए। या कुछ ऐसे ही घूमकर आएगा जिसमें जीविकाएं शब्द आएगा, 4 वर्ण आएगा और जीविकाएं आएगा। आपको आंसर यही लिखना है। 4 वर्ण कौन से? हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों में रखा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मैं चारों, अच्छा उसमें ना चारों के काम डिसाइडेड है। हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनमें चारों के काम डिसाइडेड है कि आखिर क्या क्या काम कौन कौन सी जाति के लोग करेंगे। तो जब ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मण एक वर्ण है, ठीक है। 4 वर्ण ये रहे लिखे हुए हैं आपके सामने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब हम ब्राह्मण वर्ण की बात करते हैं, देखो ब्राह्मणों ने ना अपने आप को सबसे ऊपर रखा है। इन्होंने एक, जब हम पुतले के माध्यम से समझना चाहें तो इधर एक छोटा सा व्यक्ति बना के समझो। ब्राह्मणों ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति होता है, ब्राह्मण सबसे उच्च है, उसका काम क्या होता है? बुद्धि का काम होता है सारा, राजाओं को सलाह देना, ये सब क्या है? दिमाग का काम है ना। तो ब्राह्मणों ने क्या कहा है कि ब्राह्मण का जन्म दिमाग से होता है। और क्षत्रिय कौन है? राजा है, राजाओं का काम क्या होता है? भुजाओं का काम होता है। तो उनका कहना है कि जो क्षत्रिय है उनका जन्म भुजाओं से हुआ है। वैश्य, व्यापार करना, व्यापारियों से नींव बनती है पूरे देश की। और हम किस पर खड़े हुए हैं? अपनी जांघों पर ना। तो वैश्य का जन्म किससे हुआ है? जांघ से। और 4 चीज सबसे नीचे रखा गया शूद्र को। शूद्र का जन्म कहां से माना गया है? पैरों के तलवों से। यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेंगे? उनका कोई काम नहीं, उनका काम है ऊपर के 3 वर्ण है उनकी सेवाएं करना। तो मैं छोटा सा अब उदाहरण समझाता हूँ ब्राह्मण के काम क्या क्या लिए गए हैं। ब्राह्मण का पहला काम लिया गया वेद पढ़ना और पढ़ाना। पहले खुद पढ़े और फिर दूसरों को ज्ञान दे। फिर सेकंड चीज क्या है? पूजा पाठ करवाना या करना, अनुष्ठान करना, अनुष्ठान मतलब हवन, और शासकों को सलाह देना। और इनका एक और काम होता है दान दक्षिणा लेना।
ये दान दक्षिणा लेते हैं ब्राह्मण। अब क्षत्रियों की बात आती है, क्षत्रिय सबसे पहले राजा बनते हैं और क्या कहते हैं, साम्राज्य चलाना इनका काम है। दूसरा युद्ध लड़ना, तीसरा दान दक्षिणा देना। अच्छा, मैंने ब्राह्मणों में क्या बताया, दान दक्षिणा लेना, और क्षत्रियों का क्या होता है, दान दक्षिणा। तो क्षत्रियों का काम क्या हो गया, दान दक्षिणा देना, और ब्राह्मण का क्या था, दान दक्षिणा लेना। नेक्स्ट काम है इनका वेद पढ़ना। अच्छा, ब्राह्मण का क्या था, पहले वेद पढ़ना फिर दूसरों को पढ़ाना, लेकिन क्षत्रिय क्या करते हैं, केवल वेद पढ़ते हैं। और उससे अगला हो गया अनुष्ठान करवाना, ये अनुष्ठान करते हैं और क्षत्रिय क्या करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं अपने राज्य की, एक तरीके से अपने राज्य के कल्याण के लिए, है ना। तो इनका काम है अनुष्ठान करवाना। वैश्य का काम क्या होता है, व्यापार करना, कृषि करना, गौपालन करना। और ये भी सेम एज इट इज ऊपर की तरह दान दक्षिणा देते हैं और अनुष्ठान करवाते हैं, वेद पढ़ते हैं, है ना। और नीचे शूद्र, शूद्र का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ चारों वर्णों की सेवा करना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ऊपर के जितने 3 वर्ण हैं तीनों की सेवा कौन करेंगे, शूद्र। यहाँ से एक और क्वेश्चन है छोटा सा जो आ जाता है, मैंने साइड में लिख दिया कि वर्ण व्यवस्था को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या क्या नीतियां बनाई। अब वर्ण व्यवस्था को लागू करवाने तो कुछ नीतियां होना बहुत जरूरी है, लोगों को बताएंगे तभी तो लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने नीतियां क्या अपनाई, पहला तो सबसे बड़ी चीज कह दी कि एक देवीय व्यवस्था है। देवीय व्यवस्था का मतलब क्या है, देवी देवताओं द्वारा ये बनाया गया है। सेकंड चीज उन्होंने क्या बोली कि राजा का कर्तव्य है, एक राजा का काम है कि वो अपने साम्राज्य में पूरे तरीके से इस व्यवस्था को लागू कराए। अगर वो राजा इस व्यवस्था को लागू कराने में कामयाब रहता है तो साम्राज्य अच्छा चलेगा, अदरवाइज साम्राज्य क्या होगा, डूबता जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा इन्होंने, ये जन्म आधारित व्यवस्था है, जिसका जन्म जिस वर्ण में हो गया उसे वो मानना ही पड़ेगा। क्लियर 3 क्वेश्चन। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में दिए गए चंडालों के कर्तव्य। क्वेश्चन पूरा आएगा कि मनुस्मृति में दिए गए चंडालों के कर्तव्यों का वर्णन करो। यानी चंडाल बहुत एक कहते हैं ना 4 वर्णों से विभाग माना गया इन्हें बहुत छोटी लेवल की कास्ट माना गया, जिन्हें एक तो गांव में रहने तक का अधिकार नहीं दिया गया, तो इन्हें गांव से बाहर रहकर आवास करना होता था। इनका काम क्या होता है ना, दाह संस्कार करना, यानी जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है ना उनकी डेड बॉडी को जलाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करना, और जो डेड बॉडीज के साथ कुछ कपड़े वगैरह आते हैं या कुछ बर्तन आते हैं या उनके आभूषण आते हैं ना, उन्हीं का इस्तेमाल ये कर सकते थे। देखो, मरे हुए लोगों के वस्त्र और आभूषण पहनना। और नेक्स्ट हो गया रात्रि में ढोल नगारे बजा कर आना। अगर इन्हें गांव में आना होता ना, रात को ढोल नगारे बजा के आने पड़ते थे, ऐसी सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का मानना था अगर हम इन्हें देख तक लेंगे ना तो भी हमारी क्या हो जाएंगी, दिन खराब हो जाएगा या हमारा आने वाला समय खराब हो जाएगा। इतना बुरा व्यवहार करते थे वो चंडालों के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, महाभारत एक उपन्यास नहीं बल्कि एक सच्चाई है, स्पष्ट करो। इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है कि यार ये एक सच्चाई है, वो तो सभी जानते हैं सच्चाई है, लेकिन उसे भी स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे अब हम पॉइंट्स कह सकते हैं कि ये सच्चाई है? तो सबसे पहला तो कई स्थानों का इतिहास। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर कहानी होती तो कहानी तो तुम एक बंद कमरे में बैठकर लिखते या एक बंद एरिया में बैठकर लिख लेते। अब अलग अलग जगह जाके कहानी थोड़ी ना लिखोगे। एक पहला प्रूफ यही मिल गया कि महाभारत एक सच्चाई है। नेक्स्ट प्रूफ क्या मिल गया कि महाभारत एक इतिहास है। अच्छा, इतिहास कभी झूठ नहीं होता, इतिहास कभी कहानी नहीं होती, और महाभारत अपने आप में एक इतिहास है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास इनके रचयिता हैं महाभारत के। इन्होंने एक एक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन किया। अगर देखो कहानी लिखनी होती है, कहानी लिखनी होती तो क्या लिखा जाता, हाँ, अर्जुन ने तीर मारा, सामने वाला मर गया। अगर सच्चाई है तभी तो लिखा गया, हाँ भाई तीर कहाँ लगा था, कौन सा क्षेत्र था, कौन सी जगह थी, या किस सीने के किस जगह पर तीर लगा था। हर एक चीज कोई कहानी में थोड़ी ना लिखता है यार, सच्चाई है तभी लिखी गई है ना। तो महाभारत की एक एक छोटी छोटी घटना का वर्णन किया किसने, ऋषि वेदव्यास ने। और इसमें अनेक राजाओं का वर्णन है, 50 से ज्यादा राजाओं की कहानियां लिखी हुई हैं। अब सब राजाओं के बारे में लिखा है, एक सभी राजाओं के बारे में लिख देना एक कहानी में आसान नहीं है ना, कुछ सच्चाई रही होगी, सभी राजाओं का महाभारत में योगदान रहा होगा तभी तो लिखा गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्रों और उपग्रहों की सही जानकारी। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि उस समय के जो उपग्रह थे या नक्षत्र थे उस टाइम की पूरी एकदम एक्यूरेट जानकारी दी गई है हमारे महाभारत में। और उससे नेक्स्ट पॉइंट है सबसे मेन कि द्वारका नगरी का समुद्र में मिलना।
द्वारका नगरी यार खुद मिल गई, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए तुम्हें। क्लियर। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, जो वो पूरे 8 नंबर का होने वाला है, और क्या बोलूं यार बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे जरूर रट लेना एकदम क्लियरली, उसे रटना है, मतलब रटना है। अब ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत मेन है, 90% आएगा ही आएगा, और पिछले बोर्ड्स के पेपर भी आप उठा के देख लेना, रिपीटेड है। सबसे बढ़िया तरीका आप पे यही है कि आप पिछले ईयर के, लास्ट ईयर के, उससे लास्ट ईयर के बोर्ड्स के पेपर देखो, और उसमें देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में बार बार रिपीटेड देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है, महाभारत बंधुत्व, विवाह और पितृवंशिकता की एक कहानी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो तीनों को अलग अलग दिखाना है। बंधुत्व कैसे देखने को मिलता है, तो बंधुता, पितृवंशिकता और विवाह। तो सबसे पहले मैं बंधुता की बात करता हूँ। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारी महाभारत है वो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की एक कहानी है। किस चीज को लेकर युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, सत्ता को लेकर। सत्ता एक ऐसी चीज होती है जो भाई भाई को आपस में लड़वा देती है, ऐसे ही कुछ कौरवों और पांडवों के बीच भी हुआ। अब इस युद्ध में पांडव विजय रहे, क्यों? क्योंकि उनमें कुछ अच्छे गुण थे, अपने कुछ गुणों के कारण पांडव जीत गए युद्ध को। अच्छा, उस टाइम पे ना क्या होता था कि एक पहले पितृवंशिकता चलती थी। अभी पितृवंशिकता का मतलब समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई राजा है, उसका पुत्र नहीं है, तो क्या कहते हैं, बंधु बांधव सिंहासन पर हक जमाते थे। बंधु बांधव का मतलब क्या है कि जैसे मान लो उनके छोटे भाई हो गए या बड़े भाई हो गए, वो उनके सिंहासन पर क्या करेंगे, हक जमाने की कोशिश करेंगे। और कुछ विशेष स्थितियां ऐसी भी देखी गई जिनमें महिलाओं द्वारा साम्राज्य पर शासन किया गया। ऐसे ही एक उदाहरण है प्रभावती गुप्त का। अच्छे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ। एक छोटा था कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बंधुता क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पितृवंशिकता पे आते हैं। पितृवंशिकता का मतलब क्या है, हमारे ना साम्राज्य में एक रीत रही है। वो रीत क्या रही है कि जो पिता का है वो उसके पुत्र को मिलेगा, फिर पुत्र से उसके पुत्र को, और उसके पुत्र से उसके पुत्र को, यानी क्या, पुत्र पौत्र फिर परपौत्र। ऐसे ये जो संपत्ति है वो चलती रहेगी। हमारे पहले से साम्राज्य में क्या रहा है कि महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया। इसमें और भी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि पुरुष द्वारा धन अर्जित करने के उपाय। पुरुष कैसे कैसे धन अर्जित कर सकता था, तो पहला तो उत्तराधिकार, जैसा मैंने बताया कि पिता का जितना भी पैसा है वो किसे मिल जाएगा, पुत्र को, फिर पुत्र से पौत्र को, पौत्र से परपौत्र को। तो ये तो हो गया उत्तराधिकार में मिला हुआ। और सेकंड तरीके से मैं बताया युद्ध में जीत। और महिलाएं धन अर्जित कैसे कर सकती थी, उनका एक ही रास्ता था, स्त्री धर्म। स्त्री धर्म का मतलब क्या है कि जितना पैसा महिलाओं को दहेज में मिला उस पर सारा किसका हक होगा, महिलाओं का। उम्मीद का तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट पॉइंट सबसे बड़ा, इसमें एक कहते हैं ना एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उस टाइम पे ना महिलाओं को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता था। यार बहुत बुरी बात है ये हमारे लिए। उस टाइम पे इसका एक एग्जांपल मिलता है कि युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को दाव पर लगाना। युधिष्ठिर ने दाव पर लगा दिया था ना द्रौपदी को। तो क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विवाह। विवाह की जब हम बात करें तो उस टाइम पे 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है। 4 को अच्छा माना गया और 4 को बुरा। अब आपको 8 प्रकार के विवाह पढ़ने नहीं है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह क्या होता है, यदि गोत्र के अंदर विवाह किया जाए तो अंतर्विवाह। और अंतर्विवाह को हिंदू धर्म में अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि एक ही गोत्र के लड़का और लड़की आपस में भाई बहन माने गए। और बहिर्विवाह का मतलब क्या है कि गोत्र के बाहर शादी करना। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट है ना बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का मतलब क्या है कि एक ही राजा की बहुत सारी पत्नियां होना। और नेक्स्ट है बहुपति विवाह। अच्छा, महाभारत में एक एग्जांपल है बहुपति विवाह का। द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये बहुपति विवाह का एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट है पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया था किस चीज को, कन्यादान को। उम्मीद का तो ये क्लियर हुआ होगा पूरा कि कैसे बंधुता की कहानी है, कैसे पितृवंशिकता की कहानी है और कैसे विवाह की कहानी है। तो अब ऐसी ही वीडियोस में आपके लिए जो आने वाला कल है ना, उसमें मैं आपको तीनों चैप्टर यानी फर्स्ट बुक के कौन से, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य और 4th चैप्टर जिसमें आपको जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, विचारक वाला। तो इसमें सारे चैप्टर्स मैं क्लियर कर दूंगा। कल एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए थोड़ी सी लॉन्ग जरूर होगी लेकिन बहुत काम की होगी। उसमें सभी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पे आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।